नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। नॉर्मली मैं आपको किताबों के बारे में बताता हूं ज्योतिष की, लेकिन किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस यानी युतियां बनती हैं उसके बारे में भी आप बताओ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वह सुझाव मुझे पसंद आया। उस पर अमल करते हुए मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ कॉम्बिनेशंस का। इस वीडियो में हम कुंडली में जब गुरु, राहु, चंद्रमा और बुध एक साथ रहते हैं उसका प्रभाव देखेंगे, यानी इस युति का प्रभाव देखेंगे। अब मैं हर घर में जब ये युति बनती है उसका प्रभाव अलग अलग बताऊंगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में यह युति किस घर में बनती है, पहले घर में, दूसरे घर में। कुंडली में 12 घर होते हैं, तो आपको उसी घर के हिसाब से प्रभाव अपना देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही प्रभाव बता दूं और वही आपके ऊपर, सबके ऊपर, जिसके जिसके चार्ट में भी ये कुंडली बनती है वहां ये यूनिवर्सली फिट हो जाए। तो मैं हर घर के लिए अलग अलग प्रभाव बताऊंगा, वीडियो में डिविजन्स बना दूंगा, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। दोस्तों, ये जो फलादेश मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस कंजंक्शन का, यानी बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा के कंजंक्शन का, इसे आप फाइनल मत मानना, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन इस वजह से होता है कि जिस घर में आपके ये कॉम्बिनेशन बना है, बैठा है, वहां पे क्या राशि है, कुंडली में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इत्यादि कौन से हैं, उसके बाद बाकी ग्रहों की स्थिति और दृष्टि इत्यादि फलादेश को मॉडिफाई करती है। लेकिन आपको बहुत हद तक एक फेयर आइडिया मेरे फलादेश बताने से मिल जाएगा। सबसे पहले हम पहले घर से शुरू करेंगे। अच्छा, कोई चीज मुझसे मिस ना हो जाए दोस्तों, इसलिए मैं ये फलादेश जो है लिख के लेके आया हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटलीस्ट आप सबको बता दूं। तो आप जो है मैं अब पहले घर से बताना शुरू करता हूँ, उसके बाद हम पहले के बाद दूसरे, तीसरे, ऐसे आगे घरों में जाते रहेंगे। देखो, पहले घर जो होता है, कुंडली का पहला घर, वो लग्न होता है, असेंडेंट होता है, यानी वो व्यक्ति को खुद को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे अगर चंद्रमा, राहु, गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए, बैठ जाए, तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक गुणों से युक्त होता है और धार्मिक कामों में भी रुचि रखता है। लेकिन अगर उसके हाथ से कोई अधर्म वाला काम हो जाए, अधार्मिक काम हो जाए, तब उसे कोई गिल्ट इत्यादि नहीं होता। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे राहु की स्थिति गुरु के साथ ऐसी एक जो गुरु चांडाल योग है वो बनाती है, तो वो व्यक्ति से अनैतिक कार्य भी करा देती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। इसके बाद जो है, ऐसे लोग नौकरी में अधिकतर रहते हैं और नौकरी ही करें तो ही उनका परिवार इत्यादि खुश रहते हैं। अदरवाइज ये बिजनेस इत्यादि करते हैं, बिजनेस में हाथ आजमाते हैं, तो इनके घर में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद इन्हें बहुत सी जगह बेफिजूल में अपयश का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा और राहु के इम्पैक्ट की वजह से इनको फिजिकल प्रॉब्लम्स की जगह मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। इनको जो है मान सम्मान भी लाइफ में बहुत लेट मिलता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता। इसके बाद चंद्रमा और राहु के प्रभाव की वजह से इनको फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस परेशान करता है जीवन में। इनको लाइफ में सक्सेस बड़ी लेट मिलता है, लेकिन 45 से 66 साल की उम्र में इनकी बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद बृहस्पति का इम्पैक्ट जो होता है, इनके मन को साफ रखता है। बुध और आप कह सकते हो चंद्रमा, इनमें बुद्धि बहुत देता है, विद्वता बहुत देता है। अब कितना यूज कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, ये दूसरे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद जो है, इनके हाथ से, इनके फाइनल टाइम आने से पहले, यानी अपने जीवन काल में, ये कोई ना कोई यादगार काम अवश्य करते हैं। ऐसा काम जिसके लिए दुनिया इनको याद रखे। दुनिया ना सही, एटलीस्ट सोसाइटी, आसपास के लोग इनके द्वारा किए गए कई कामों को इनके जीवन के उपरांत भी याद रखते हैं। ऐसे लोगों में बड़ी ह्यूमनली क्वालिटीज होती हैं, यानी गलती करना उनका स्वभाव, यानी गलती करने से वो परेशान नहीं होते और इनके हृदय में अच्छी अच्छी भावनाएं रहती हैं। इसके बाद जो है, इनको समाज में एक आध लोग इनके बहुत कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, जिनकी वजह से इनको बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा यहाँ पे राहु का जो इम्पैक्ट होता है इसलिए होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे एक और घर में बताऊंगा, वहां भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के परिवार में जनरली यूनिटी रहती है, यानी विघटन बहुत कम होता है। सेपरेशन फैमिली मेंबर से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र और बुध का
हाँ, चंद्रमा, जुपिटर और मरकरी का इम्पैक्ट रहता है। इसके बाद जो है ऐसे लोगों की बॉडी में कोई डिसेबिलिटी भी नहीं रहती। ऑल दो गुरु और राहु मिलकर कुछ चांडाल योग बनाते हैं, लेकिन बाकी जो शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, ये व्यक्ति को डिसेबिलिटी में हेल्प करते हैं। यानी अगर ऐसा व्यक्ति डिसेबल हो भी तो या तो उसकी डिसेबिलिटी टेम्पररी होती है या उसे उस डिसेबिलिटी की वजह से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चंद्रमा, बुध, गुरु और राहु यदि कुंडली के दूसरे घर में युति बनाए, यानी ये युति अगर किसी जातक के दूसरे घर में बनी हो तो क्या फल होता है। दूसरे घर में जब ये युति बनती है तो दूसरा घर आप जानते हो पैसे का मूल भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक के मन में धनवान होने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, लेकिन परिवार से उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उसके परिवार के उसे परिवार से सपोर्ट ना मिलने की वजह से कई बार यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती या व्यक्ति अपनी आशा के अनुरूप धन उपार्जन नहीं कर पाता। ऐसे लोग अपनी एक्सपर्टीज जो होती है उसी में धन कमाते हैं, लेकिन क्या होता है कि परिवार की वजह से इनका धन खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, जिसकी वजह से इनको मानसिक कष्ट होता है। इनको परिवार से सपोर्ट भी नहीं मिलता तो इनको वो कष्ट भी परेशान करता है। लेकिन ऐसे लोगों का जो सोशल सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है या कलीग्स होते हैं, वो ऐसे लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। भले ही परिवार से सपोर्ट ना मिले पर घर के बाहर से ऐसे व्यक्तियों को अच्छा सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के दूसरे घर में ये कंजंक्शन बनता है, वो लोग कहते हैं ना, टीनेज यानी छोटी उम्र से ही अपनी आयु से अधिक समझदारी की बात करते हैं। चाहे वो पढ़े, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो किसी भी आयु में हो, ऐसे लोग अपनी आयु से अधिक समझदारी वाली बात करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को ना क्या होता है कि राहु को जनरली यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह, या आप कह सकते हो अच्छा फल देने वाला। बहुतों की कुंडली में राहु नहीं होते या मिक्स फल देते हैं। तो ऐसे लोग यदि राहु को थोड़ा पॉजिटिव बना लें, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ओम रांग राहवे नमः का 18,000 बार जाप करा के या खुद करके यदि ऐसे लोग राहु को पॉजिटिव बना लें, स्पेशली राहु की जब दशा अंतरा या भुक्ति चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में राहु यदि पॉजिटिव बन जाता है तो ऐसे लोगों का जो मनी आउटफ्लो होता है ना, मनी का एक्सपेंस, वो कम हो जाता है। और मनी का एक्सपेंस कम होने से ऐसे लोगों को पैसा जोड़ने में बड़ी आसानी होती है। अब कुंडली का दूसरा घर है, वहां पे चंद्रमा और गुरु की जब कॉम्बिनेशन बनती है तो व्यक्ति को अकस्मात यानी अचानक से धन मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, स्पेशली इन दोनों ग्रहों की जब दशा चलती है तब। तो यदि राहु से थोड़ा सपोर्ट मिले तो अचानक पैसा जो आता है ना ऐसे व्यक्तियों के पास, उसके लीक होने की संभावना बड़ी कम रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ एक बात और है कि यदि ऐसे व्यक्तियों के माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा एक घर बना पाए, हम उस घर को देख सकें, तो यदि राहु को वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव कर पाने में सक्षम होते हैं, यानी नेगेटिव फलदायक अगर राहु हो, उनके फलों को थोड़ा बैलेंस कर लें, उन्हें राहु महाराज को खुश कर लें, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने माँ बाप की उस इच्छा को भी पूरा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली के तीसरे घर में, जिसे करेज का भाव कहा जाता है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव कहा जाता है, यानी तीसरे घर में जब ये बुध, गुरु, राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है तब व्यक्ति को क्या फल मिलता है। तो जिन लोगों की कुंडली के तीसरे घर में ये कंजंक्शन बनता है, ऐसे लोग बहुत आराम से डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और उनके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो होता है, ऐसे लोगों को आप समझ लो कि ऐसे लोग ठेका ठा के रखते हैं कि समाज को सुधारना है। समाज में कोई बुराई हो, मतलब कोई बेकार ट्रेडिशन हो, उसको सुधारने की जिम्मेदारी ये लोग अपने ऊपर लेके रखते हैं और उसे सुधार भी देते हैं। तो इनको जो है घर में भी ये बड़ों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जो है इनकी चलती है। और ऐसे लोगों को अगर जनता से थोड़ा सपोर्ट मिले तो इनके राजनीति में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, तीसरा घर में राहु जो है मैलिफिक होता है, लेकिन तीसरे घर में ये बहुत पॉजिटिव फल देते हैं राहु, क्योंकि तीसरे, छठे, 11वें घर में मैलिफिक्स अच्छा फल देने वाले बन जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि लाइफ के थोड़ा बीच में जाके, यानी 25-30 साल के आसपास जाके जमीन जायदाद के चक्कर में इनकी किसी से दुश्मनी हो जाती है। ऐसे लोग तो जनरली रिश्तेदारी होते हैं, लेकिन और फिर केस मुकदमा इत्यादि भी चलते हैं, लेकिन विजय इन्हीं लोगों की होती है। देखो, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात बताऊं, राहु यहाँ पे शत्रु हंता का काम करते हैं, यानी यहाँ भी और जीवन में भी इनके शत्रु होंगे भी। तो
वो इन्हें परेशान जरूर कर पाएंगे, परंतु इनसे यदि इनमें थोड़ी समझदारी रहे तो इनसे जीत नहीं पाते हैं शत्रु। ऐसे लोग बहुत धार्मिक नेचर के होते हैं, उनमें अधर्म करने की जो टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल नहीं होती। धार्मिक कार्यों को ऐसे लोग प्रमोट भी करते हैं। राहु यहाँ पे अच्छा फल देते हैं तो वो घर में परिवार के साथ अच्छे से मिल बैठ के खाते पीते हैं, अपना ऐश्वर्य एंजॉय करते हैं और अच्छे से जीवन को भोगते हैं। मैंने आपको बताया राहु यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति यहाँ पे होते हैं तो नेटिव रिकॉर्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी अगर वो इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो रिकॉर्ड मतों से जीत जाएंगे, किसी रेसिंग कंपटीशन में वो रिकॉर्ड टाइम में रेस को पूरा कर देंगे। फिर चंद्रमा और बुध जो है समाज में इनकी स्थिति अच्छी बना के रखते हैं, सामाजिक कार्य सोशल कॉजेज में इनको सफल बनाते हैं। अब हम चौथे भाव की तरफ चलते हैं, यानी जब ये कॉम्बिनेशन चौथे भाव में बनता है तब क्या फल मिलता है व्यक्ति को। चौथा घर जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का घर होता है, मातृ भाव भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे लोग जिनके चौथे घर में बृहस्पति राहु बुध और चंद्रमा का कंजंक्शन बनता है, ऐसे लोग परिवार से प्रेम करते हैं और कुल तारक होते हैं, यानी अपने दम पर पूरे परिवार का भला करते हैं। ऐसी उनकी कैपेबिलिटी और इंटेंशन दोनों होती है। अपने पूर्वजों के लिए भी ये बहुत अच्छे अच्छे काम करके जाते हैं और अपने परिवार के लिए भी, यानी अपनी लाइनेज के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। देखो माता का भाव होता है, तो ऐसे लोगों को परिवार में अगर सबसे ज्यादा प्रेम होगा तो वो अपनी माता से ही होगा, क्योंकि चौथा घर माता का भाव होता है और ये कॉम्बिनेशन जो है चौथे घर में बना है, तो इनको माता से बहुत लगाव होता है। इनको माता का साथ जब तक भी मिले, माता से ज्यादा अधिक लगाव ऐसे लोगों का किसी से नहीं होता। माता से इन्हें एक इंस्पिरेशनल एजुकेशन भी मिलती है, आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है, जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की मोटिवेशन इनकी मदर से मिलने में मिलती है। इनको पिताजी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो मदर का कंट्रीब्यूशन इसमें इनवैल्यूएबल रहता है। राहु थोड़े से यहाँ पे स्लो फलदायक बन जाते हैं, मंदा फल देते हैं व्यक्ति को, लेकिन अगर आयु के बीच में कोई अच्छी दशा आ जाए तो बाकी तीन ग्रह जो है ना, बृहस्पति बुध और चंद्रमा, इनके इम्पैक्ट की वजह से व्यक्ति को फल अच्छा मिलता है। ऐसे लोग समाज के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, और जो ये अच्छा काम करते हैं ना समाज के लिए, इसको समाज भी रिकॉग्नाइज करता है। इनके परिवार वाले भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने किया किसी कोई अच्छा काम और किसी ने उस काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे व्यक्तियों के कार्य को रिकॉग्निशन मिलता है। अच्छा, अगर राहु का सपोर्ट या राहु इनके लिए थोड़े अच्छे फलदायक ना हो तो ऐसे लोगों के बिहेवियर में थोड़ी क्रूरता हो जाती है, यानी ऐसे लोग बड़े सख्त नेचर के बन जाते हैं राहु के थोड़े इनऑस्पिशियस इफेक्ट की वजह से। अब हम पांचवें घर की तरफ चलते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन पांचवें घर में बनेगा तो आदमी को क्या फल मिलेगा। पांचवा घर संतान भाव होता है, तो जब बृहस्पति राहु बुध और चंद्रमा की युति यानी कंजक्शन पांचवें घर में बनती है तो, और पांचवा घर विजडम का भी भाव होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एजुकेशन अटेन करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। वो बहुत अशांत रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, जिससे उसे शिक्षा मिलने में, ज्ञान मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें आप समझ लो चाइल्डहुड से लेकर टीनेज खत्म होने तक बनी रहती हैं। ऐसे लोगों को राहु बहुत परेशान करते हैं, तो राहु का इलाज जो उपाय है ऐसे लोगों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वरना इन्हें वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज तक राहु परेशान करते रहते हैं। और ऐसे में ओल्ड एज में राहु की यदि कोई दशा हो लंबी, या जैसे महादशा हो गई या अंतरदशा हो गई, तो और भी राहु परेशान करते हैं। इसके बाद जो है राहु के ही मेलिफिक इफेक्ट के कारण, यानी बुरे प्रभाव के कारण, इनकी कभी अपने अपने संतानों से यानी अच्छी बन नहीं पाती, मन मुटाव हमेशा रहता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को महादेव की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे ऐसी स्थिति में राहत मिले। राहु जो है ऐसे लोगों को महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा बनाते हैं, इनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, और राहु अगर अच्छा फल ना दे तो इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जो इनमें फ्रस्ट्रेशन दे देती है। लेकिन अगर राहु इनके लिए अच्छे फलदायक हों तो फिर ऐसे लोगों की आप समझ लो मौज रहती है। राहु ऐसे लोगों को ना केवल फिर अच्छी एजुकेशन पाने में सहायता करते हैं, बल्कि जो है इनको फादर की साइड और मदर की साइड दोनों से लाभ कराते हैं। ये भले इनकी अपनी संतान से ना बने, लेकिन इनके पिता से बहुत अच्छी बनती है, इनके पिता के परिवार से भी ठीक ठाक बोलचाल इनकी रहती है। लेकिन जो है
इसके लिए राहु का पॉजिटिव होना पड़ता है, यानी अच्छे फलदायक कुंडली में राहु होंगे तभी ये फल मिलेगा। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा भी मिलती है। प्रिंसिपल हो गए, इनके इंस्टीट्यूशन के हेड हो गए, टीचर्स हो गए, सब इनका सम्मान करते हैं। तो 5वें घर में यदि राहु अच्छी यानी कुंडली में अच्छे फलदायक हो, फल अच्छा देते हो, तो ऐसे व्यक्तियों की बड़ी मौज रहती है। इनको जो है बहुत यूनिक थिंकिंग पावर भी मिलती है, यानी जो समस्या क्लास में अच्छे अच्छे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों के राहु यदि पॉजिटिव रहे तो बुध का इम्पैक्ट और चंद्रमा का इम्पैक्ट इनको एजुकेशन भी बड़ी अच्छी देता है। यहाँ पे राहु का पॉजिटिव रहना बड़ा आवश्यक रहता है। नेगेटिव रहता है तो यानी फिर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छी फलदायक नहीं होती। आप ये मत सोचना कि गुरु और राहु मिलकर यहाँ पे चांडाल योग बनाते हैं इसलिए बुरा फल होता है। यहाँ पे जो बुरा फल मिलता है व्यक्ति को, उसे देने में राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए राहु का यहाँ पे न्यूट्रल पॉजिटिव या फिर एटलीस्ट न्यूट्रल होना बड़ा आवश्यक होता है व्यक्ति की एक पीसफुल लाइफ के लिए। जब कुंडली के छठे घर में बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा का कंजंक्शन बनता है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं और वो धर्म अधर्म की बात छोड़ के सत्कर्म के मार्ग पर चलना बहुत प्रेफर करते हैं। उनके इस हैबिट के को देखकर उनके दुश्मन भी उनके प्रेमी बन जाते हैं, यानी वो अपने दुश्मन को भी प्रेमवश जीत लेते हैं। जैसे आपने महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। ऐसे व्यक्तियों को उनके दुश्मन भी गुरु बना लेते हैं। कहते हैं ना, भाई मान गए गुरु तेरे को। तो उस टाइप के लोग होते हैं ये, जिनकी कुंडली के छठे घर में ये कंजंक्शन होती है। तो ऐसे लोग जो है एक तो निर्भीक होते हैं, डरते नहीं है। दुश्मन इनके प्रेमी बन जाते हैं वो बात अलग है, पर ऐसे व्यक्तियों में डर की भावना नहीं होती है। अब यहाँ पे राहु जो छठे घर में होते हैं वो अच्छे फलदायक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में छठे घर के राशि स्वामी यदि शनि भी हो तो भी जो है बुरा फल व्यक्तियों को नहीं मिलता, बल्कि राहु ऐसे लोगों के लिए कमाई के लिए नए नए रास्ते खोलते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खराब बात ये होती है कि छठे घर में चंद्रमा भारतीय परंपरागत ज्योतिष के अनुसार छठे घर में सबसे वीक स्थिति में होता है। जैसे सूर्य की स्थिति 8वें घर में सबसे वीक होती है, वैसे ही चंद्रमा छठे घर में सबसे वीक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक यानी मानसिक कष्ट से परेशान रहना पड़ता है और शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति को परेशान करते हैं। जैसे चंद्रमा वैक्सिंग और वेनिंग स्टेज में हमेशा रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट दोनों व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के लिए उपाय व्यक्ति के लिए मैंडेटरी हो जाते हैं ऑलमोस्ट। यानी चंद्रमा अगर अच्छा फल देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वीक है या बुरा फल देते हैं तो व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। इस घर में बृहस्पति और बुध का इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है और राहु का इम्पैक्ट तो है ही अच्छा, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा को बैलेंस करना व्यक्ति के लिए परम आवश्यक हो जाता है, ताकि इस कंजंक्शन का इस घर में बेस्ट लाभ व्यक्ति उठा सके, स्पेशली राहु और चंद्रमा की दशा में। क्योंकि राहु और चंद्रमा जो है एक दूसरे की दशा में व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, यदि ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक कुंडली में शुभ ना हो तो। दोस्तों 12 घरों में से 6 घर तो हमने पूरे कर लिए। अब देखते हैं 7वें घर में बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा का कंजंक्शन व्यक्ति को क्या फल देता है। 7वां घर विवाह का मूल भाव होता है, जीवन साथी का, बिजनेस का, पार्टनर का मूल भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होता है वो भी अपने क्षेत्र में ज्ञान रखता है और जो जातक होता है वो भी अपने क्षेत्र में ज्ञान रखता है। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात तो ठीक है, लेकिन राहु का जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है ना इस घर में, वो व्यक्ति के मैरिटल लाइफ में व्यक्ति को बड़ा परेशान करता है। यानी व्यक्ति डिस्पाइट बीइंग नॉलेजेबल मैरिटल लाइफ से में परेशान रहते हैं। राहु यदि ज्यादा खराब हो तो परेशानी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे एक समस्या और रहती है कि व्यक्ति को ससुराल पक्ष से पूरा प्रेम कभी नहीं मिल पाता। ससुराल में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उस व्यक्ति से चिढ़ता होगा या उस व्यक्ति को प्रेम नहीं देगा। खराब दशा हो तो व्यक्ति को ऐसे में राहु से परेशानी भी ज्यादा होती है, लेकिन दशा अच्छी हो या बृहस्पति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो तब यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, राहु का एडवर्स इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। अब देखो बुध और जो बृहस्पति होते हैं ना, वो इस घर में व्यक्ति को एक बिजनेस माइंडेड पर्सन बनाते हैं, उन्हें बिजनेस की तरफ जाने के लिए इंक्लाइन करते हैं। उसके बाद
जो चंद्रमा होते हैं वो उनकी जो यानी बाल बच्चों लाइफ होती है व्यक्ति की, उसको अच्छा लगते हैं। यानी व्यक्ति को परिवार से सुख मिल, भले ही वो उसकी मैरिटल लाइफ थोड़ी ट्रबलसम रहे, पर उसे परिवार से अच्छा सुख मिलता है, यानी अपने बाल बच्चों से सुख मिलता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे अच्छे फलदायक बन जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को लाइफ के यानी हर फेज में, हर अवस्था में अच्छा सुख मिलता है। अच्छा, इसके बाद ऐसे व्यक्ति नियमों के विपरीत बिल्कुल नहीं चलते, जो नियम होगा वही ये लोग करते हैं, और ऐसे लोगों में पेशेंस भी बहुत ज्यादा होता है। अब हम 8वें घर में बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा की युति का फल जानते हैं कि अगर 8वें घर में ये युति हो तो व्यक्ति को क्या फल मिलता है। तो यदि ये युति 8वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन परिवर्तनशील यानी फ्लक्चुएटिंग होता है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का बिहेवियर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो इसलिए इन पे डिपेंड करना, इन पे भरोसा करना बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। 18 साल यानी अपने टीन एज खत्म होने तक आप ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत शैतान यानी बहुत नौटी प्रवृत्ति के होते हैं। शैतान मतलब नौटी प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनके बिहेवियर में सीरियसनेस आती है और लगभग 28-30 साल की उम्र तक जाके इनका बिहेवियर थोड़ा सीरियस हो पाता है, और सीरियस बिहेवियर होने के बाद ही इनको फैमिली में सुख का अनुभव होता है। ओल्ड एज में ऐसे लोगों का सम्मान समाज करता है, वो भी खासकर एज की वजह से। इसके बाद जो है 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन बनने की वजह से ऐसे लोगों को ना अंदरूनी बातों में, यानी किसी चीज की इंटरनल अंदर खाने क्या हो रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। वो केवल बाहर बाहर से इंटरेस्ट रखते हैं कि भैया बाहर हमें क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग, उसी चीज में उनका इंटरेस्ट रहता है। 8वें घर में राहु के साथ चंद्रमा के होने की वजह से ऐसे लोग अपने मतलब जीवन के बहुत लंबे फेज तक, ऑलमोस्ट आधे फेज तक मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, और ये मानसिक परेशानी उनकी किसी ना किसी बहाने से जीवन से जाती नहीं है। और तो अगर राहु पॉजिटिव रहे तो जीवन के यानी लगभग आधे फेज के बाद ऐसे लोगों को मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को मानसिक शांति तब भी मिल सकती है जब ऐसे लोगों की कुंडली में बुध अच्छे फलदायक हो, यानी बुध बहुत अच्छा फल देते होंगे। तब वो ना केवल दुश्मनों से इनकी रक्षा करते हैं बल्कि इनको कॉन्फिडेंस देते हैं, इनको पावर देते हैं ताकि ये स्ट्रेस से बाहर आए, इनको मानसिक तनाव इत्यादि ना हो। लेकिन बृहस्पति और बुध के एक साथ होने से इनको जो है मुश्किलों से बाहर आने का सामर्थ्य तो मिलता है, लेकिन इनकी घर में अचानक मृत्यु होने का योग भी ये दोनों ग्रह 8वें घर में रहकर बनाते हैं। अब हम 9वें घर की तरफ चलते हैं कि 9वें घर में अगर ये कंजंक्शन हो तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। 9वें घर में जब ये कंजंक्शन बनता है बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा का, तब ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शांति बड़ी रोध हो आती है। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि इनमें बुद्धि नहीं होती या विवेक नहीं होता, लेकिन पीस यानी शांति इनके जीवन में नहीं आती है। ऐसे लोगों को कोई स्पेशल नॉलेज होती है जिसकी वजह से इनके परिवार के कोई सदस्य इनसे चिढ़ने लगते हैं, और उस चिढ़ने से इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को रहती है। इनके जीवन में भाग्य की कमी रहती है, जिस वजह से ऐसे लोगों को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कुंडली में ये कंजंक्शन 9वें घर में हो और ऐसे में दशा इत्यादि भी खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों का पूजा पाठ से एकदम विश्वास उठ जाता है। देखो, राहु के अलावा यहाँ पे बाकी 3 ग्रह व्यक्ति को जनरली अच्छा फल देते हैं, और राहु की दशा यदि व्यक्ति के जीवन के एंड में आए तो राहु भी उन्हें अच्छा ही फल देते हैं। पाप ग्रह यहाँ पे जनरली व्यक्ति को परेशान करते हैं, लेकिन राहु जो होते हैं वो एंड में आए तो ऐसे व्यक्ति को फिर राहु परेशान नहीं करते। ऐसे लोग जनरली जीवन के एंड में भाग्य के धनी ही कहे जाते हैं, और उनको लोग उनके जो उन्होंने पास्ट में काम किए हैं उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोग जो है परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं जीवन में। स्पेशली जब उनका व्यवसायिक जीवन शुरू हो जाता है उसके बाद जो उनका परिवार के साथ समय होता है वो बहुत अच्छा व्यतीत होता है, बशर्ते उनकी कुंडली में चंद्रमा और बुध अच्छे फलदायक हों। अब दोस्तों हम 10वें घर में देखते हैं इस बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा की युति का क्या फल मिलता है। 10वां घर जैसा कि आप जानते हो कि व्यवसाय का मूल भाव होता है, कर्म भाव इसको कहा जाता है। 10वें घर में ऐसे कंजंक्शन वालों का जीवन थोड़ा डाइसी होता है।
ऐसे लोग अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने काम के प्रति तो बहुत डेडिकेटेड होते हैं और अच्छे मार्ग पर चलते भी हैं, लेकिन थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, यानी गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है। प्रोफेशन यानी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है, लेकिन डोमेस्टिक लाइफ ऐसे लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। जो बुध होता है इनको अच्छे मार्ग पर चलने की जो सद्बुद्धि है, कह सकते हैं आप, सद्बुद्धि देता है, लेकिन बृहस्पति की वजह से जो होता है इनका घर बार आदि डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति की रेमेडी स्पेशली करनी चाहिए, स्पेशली अगर कुंडली में बृहस्पति ऐसे लोगों को अच्छा फल ना देते हो। तो ऐसे युति यदि 10वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति का उपाय करने के बाद उनको राहु से भी सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों के उनके पिता से बड़े अच्छे संबंध होते हैं, वो पिता से संबंध भी अच्छा रखते हैं, उनकी बात भी पूरी उम्र मानते हैं, यानी पिता से संबंध यहाँ पे इस घर में अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर उच्च के ग्रह हों तब तो वर्क प्लेस पे डेडिकेशन अच्छी रहती है, लेकिन अगर मैलिफिक ग्रह हो या खराब फल देने वाले ग्रह यहाँ पे बैठे हों, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह खराब फल देता हो, तो वर्क प्लेस पे आदमी उतना एंथुजियास्टिक नहीं होता, उत्साह में उस व्यक्ति के कमी आती है। व्यक्ति का अपने काम की तरफ कितना डेडिकेशन रहेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके जीवन में तनाव कितना है। इस घर से मैक्सिमम, यानी इस युति से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए यदि वह 10वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे उन्हें इस कुंडली, इस युति का मैक्सिमम लाभ मिले और सभी ग्रहों का एक अच्छा परिणाम, एटलीस्ट न्यूट्रल परिणाम, यदि ग्रह नेगेटिव भी हैं तो उनको मिल पाए। अब हम 11वें घर में बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा की युति का फल देखते हैं। देखो, जिनकी ये युति 11वें घर में होती है, जिनकी ये कॉम्बिनेशन 11वें घर में होती है, वो या तो बहुत अच्छी नौकरी में होते हैं या फिर सरकारी नौकरी में होते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलता है। ये कुछ ग्रहों की कॉम्बिनेशन 11वें घर में ऐसे काम करती है, खासकर राहु का जो इम्पैक्ट होता है कि वो यानी यंग एज से ज्यादा सक्सेस मिडिल एज और ओल्ड एज में देती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु 11वें घर में अच्छा फल देते हैं भारतीय परंपरागत ज्योतिष के हिसाब से, और यह अच्छा फल यंग एज के बाद व्यक्ति को मिलना ज्यादा शुरू होता है। और ऐसे व्यक्ति कंडीशन और टाइम देखकर ही खर्च करते हैं, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में बिलीव नहीं करते। वो समय देखकर जितनी आवश्यकता होती है उतने ही खर्च, यानी उतना ही पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पे राहु की अच्छी स्थिति उन्हें अधिक खर्चीला होने से बचाती है। अच्छा, बृहस्पति अगर अच्छे फलदायक हों तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति और राहु के इम्पैक्ट की वजह से अपने मातृभूमि में भी अच्छा पैसा मिलता है, और जब ये लोग विदेश या दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं वहां भी अच्छा पैसा मिलता है। मून और मरकरी के कॉम्बिनेशन की वजह से इनको अकस्मात यानी सडन पैसा मिलने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और यदि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में मून और बुध दोनों ही अच्छे फलदायक हों तो आप ये सर्टेन मान सकते हैं कि इनको अचानक पैसा मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों ग्रहों की दशा में। 40 साल की उम्र के बाद तो ऐसे जातकों का भाग्य एक तरीके से खुल जाता है। उनकी पहले की जीवन कैसा भी हो, बाद के जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली रहते हैं। और यदि बुध ऐसे लोगों की कुंडली में अच्छे हों तो उनकी वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज बहुत अच्छी जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी जाती है। उन्हें उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सब तरीके से इनको सुख मिलता है। और स्वास्थ्य भी ऐसे लोगों का वृद्धावस्था में यानी ओल्ड एज में सही रहता है। अब दोस्तों 11 घर हमने देख ली, अब हम आखिरी कुंडली के आखिरी घर यानी 12वें घर की तरफ चलते हैं। जब कुंडली के 12वें घर में ये कॉम्बिनेशन होता है तब व्यक्ति को क्या फल मिलता है। कुंडली के 12वें घर में अगर बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की वजह से बड़ा पैसा स्पेंड करते हैं, और इनके जीवन में जो एक्सपेंडिचर है वो कभी रुकता नहीं है। भले ही इनकी आमदनी रुक जाए लेकिन एक्सपेंडिचर रुकने का नाम नहीं लेता, तो उस वजह से ये लोग मानसिक तनाव में रहते हैं। इनका इतना खर्चा हो जाता है कि ये परेशान होकर कर्जा तक ले लेते हैं और फिर बाद में कर्जे की वजह से परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों का यदि बृहस्पति अच्छा हो और उन्हें बृहस्पति की दशा अपने जीवन के उस स्टेज पे मिल जाए जब इन पर लोन हो, तब अच्छा बृहस्पति इनका लोन उतारने में बहुत सहायता करता है। इनको इतना पैसा मतलब इनके लिए पैसे का इतना इन्फ्लो होता है कि वो उस पैसे से अपना सारा कर्जा जो है उतार देते हैं।
देखो, महादशा ना भी आए तो, लेकिन अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब भी आए तब जुपिटर पॉजिटिव रहे। अगर पॉजिटिव ना रहे, थोड़ी पॉजिटिविटी उनमें कम हो, जो कि आपको एनालिसिस से पता चल जाएगा, तो आप बृहस्पति के उपाय अवश्य करें। यानी ऐसे जातकों को बृहस्पति का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो उस स्टेज से क्या होता है कि बृहस्पति की दशा में मनी का अच्छा इन्फ्लो होता है और ऐसे लोगों को अपना कर्ज उतारने या कम करने में डेफिनेटली निश्चित तौर पर एक सहायता मिलती है। ऐसे लोगों के लिए राहु यदि अच्छे फलदायक हों तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति अपना कर्जा भी उतार देते हैं और ऐसे लोगों की ओल्ड एज बड़ी अच्छी जाती है, यानी वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाती है। अपना कर्जा उतारने के बाद वो लोग शांति से जीते हैं, परिवार के साथ एंजॉय करते हैं और उनको ओल्ड एज में दर्द इत्यादि की समस्याएं भी ज्यादा परेशान नहीं करती हैं, तो उनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे यदि चंद्रमा खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के जेल जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा का उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए। चंद्रमा वीक रहते हैं तो व्यक्ति घर से बाहर बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन उसे उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा का उपाय अनिवार्य यानी नेसेसरी हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से जिनका ओल्ड एज अच्छा होता है, ऐसे लोग अपना कर्जा इत्यादि उतार के, पैसा जोड़ के फाइनली अपनी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और फिर अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको अलग अलग घरों के लिए बृहस्पति, राहु, बुध और चंद्रमा की युति का फल बताया। आशा है आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि आपको किसी घर से संबंधित कोई डाउट है, कुछ समस्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दूं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आपको कोई भी कमेंट पूछना है किसी कॉम्बिनेशन के बारे में या किसी घर के बारे में, या आपकी कोई और जनरल क्वेरी भी है, यदि मैं आंसर कर पाया तो अवश्य कर पाऊंगा। आप अवश्य उस चीज को पूछिए। अगली वीडियो में मैं आपके साथ किसी और विषय पर बातचीत करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र आप सबको ठीक रखें। जय श्री राम दोस्तों।